की रणनीति से पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद को किया अलग, कहा प्रीतम को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। आज से प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, नहीं चलेंगी बसें, 3,500 कर्मचारी हड़ताल पर। लक्सर में जाम लगने से लोगों को हो रही परेशानी, ओवरलोड वाहन बन रहे कारण जाम खुलवाने में हो रही हैं काफी दिक्कतें। चमोली में बेदर्द बर्फ की ठंडी हवाएं, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, रास्ते जाम, फंसा आम इंसान। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन, कृषि कानून की कॉपी चलाकर मनाएंगे लोहड़ी, आंदोलन भी रहेगा जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के कई युवाओं से संवाद किया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आएगा और इसके लिए बजट का प्रावधान हो चुका है। विवेकानंद जी का जीवन दर्शन युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। और खबर खटीमा से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत टनकपुर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंपावत, विधायक कैलाश गहतोड़ी और कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। बता दें, कार्यक्रम में भगत कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर चुटकी भी लेते हुए नजर आए। हमें गलतफहमी थी कि वो कार्यकर्ता कहीं कोई नशा वशा करके तो नहीं आया है, इसलिए हमने उसको बोलने नहीं दिया। लेकिन जब वो हमारे से मिला तो उसने कहा मैं मोदी का फ़ैन हूँ, मैं विधायक पूर्ण फर्तियाल का फ़ैन हूँ। हालांकि जिला पंचायत में इसने मुझे हराया है, लेकिन मैं फिर भी इनका फ़ैन हूँ। वो फॉरेस्ट विभाग की कुछ कमियों को उजागर कर रहा था जो पिछली सरकार के समय की थी। और उदयपुर में दुकानदारों को नाबालिग के दुकान पर काम करना महंगा पड़ गया। नाबालिगों से दुकान पर काम कराने मामले में श्रम विभाग द्वारा आधा दर्जन दुकान के मालिकों पर उदयपुर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया। कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल 2 दिन पूर्व श्रम विभाग को शिकायत मिली थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। तो नाबालिग से काम करा रहे थे दुकानदार। बीजेपी कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन के लिए कुमाऊं दौरे पर निकले भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत का टनकपुर में कांग्रेस ने विरोध किया। भीमताल में कांग्रेस प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन में शामिल चंपावत के पूर्व विधायक हिमेश खरवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत वापस जाओ के नारे लगाए। एक निम्न मानसिकता का प्रदेश अध्यक्ष जो नारी शक्ति का सम्मान करना नहीं जानता है, वो आज इस पावन भूमि में आया है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और जब तक पार्टी उसको निष्कासित बर्खास्त नहीं कर सकती, हम बंशीधर भगत का विरोध करते रहेंगे। उसको नारियों के सम्मान कैसे किया जाता है, ये सबक सिखाएंगे। और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार भारत नेपाल सीमा और उत्तर प्रदेश में लगा खटीमा सुरई वन रेंज सबसे बड़े शारदा सागर जलाशय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें कुमाऊं रेंज में आए आईएफएस और चिकित्सक ने बर्ड फ्लू के कैसे बचाएं उसको लेकर जानकारी दी और शारदा सागर डैम पर ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग कर बाहरी पक्षियों पर निगरानी कर टीम गठित कर संक्रमण से कैसे बचाव करें उसके बारे में बताया। फ्लू के कई मामले आ रहे हैं कई जगह से, तो इस संदर्भ में हमने हाईटेक तरीके से ड्रोन से मॉनिटरिंग करने का स्टार्ट किया है। पहले हमने बैगुल में किया था ड्रोन से मॉनिटरिंग, उसके बाद यहाँ पे शारदा में कार्यशाला स्टाफ के लिए ऑर्गेनाइज किया और साथ में हम ड्रोन के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो किस तरीके का यहाँ देखा जा रहा है, किस प्रकार के बचाव के लिए आपने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और कर्मचारियों को? स्टाफ को पहले तो सतर्कता बनाए रखने के लिए और नियमित रूप से गश्त करने के लिए बोला गया है। इसकी जो हमने कार्यशाला रखी थी, इसका मेन उद्देश्य ये था कि एक तो जो हमारे फॉरेस्ट वन कर्मचारी हैं, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा जो फैला है, इसको
ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी है तो ये सबसे फ्रंट लाइन में एक्सपोज हो रहे हैं। अगर कहीं कोई बर्ड मरी हुई मिल रही है तो इनको प्रॉपर प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, क्या गाइडलाइन है, उसके हिसाब से ये बर्ड्स को हैंडल करें। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। इस कानून के विरोध में 15 जनवरी को देश भर में कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे और राजभवन का घेराव करेंगे। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर राजभवन कूच को लेकर सफल बनाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और केंद्र की सरकार उनसे वार्ता तो कर रही है, लेकिन जो 3 काले कानून है उस परिप्रेक्ष्य में मौन है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस के लोग जो है 15 तारीख को किसानों के परिप्रेक्ष्य में जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम करे। उसी कड़ी में आज बैठक भी हो रही है। लक्सर में जहां इन दिनों गन्ने से लदे ओवरलोड वाहनों के कारण लगने वाले भारी भरकम जाम से क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत है, तो वहीं प्रशासन को जाम खुलवाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। हरिद्वार में 14 तारीख के स्नान को लेकर यदि लक्सर में इस तरीके से जाम की स्थिति बनी रही तो लोगों को दिक्कतें होंगी। लक्सर में जहां 2 दिन से लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है, हम इस समय मौजूद है लक्सर रोड की तिराहे पर, जहां आने वाले 14 तारीख में मकर संक्रांति का जो स्नान है कुंभ को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जो है इसको एक तरीके से चुनौती कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है गन्नों के जो ओवरलोड जो वाहन हैं वो भी रोक दिए गए हैं, क्योंकि जो लक्सर नगर है उसमें जाम की काफ़ी स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी जूझना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि जो ये लक्सर रूट की रोड है इसी रूट को डाइवर्ट शायद कर सकता है प्रशासन। ये भी एक बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के लिए बन सकती है। अब आने वाला समय देखना होगा कि कब तक जो है प्रशासन जो है जाम को खुलवा पाता है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। अपने गलवाड़ दौरे पर चमोली पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम जाकर सुनवाई की, समस्याओं के निदान करने का आश्वासन भी दिया। जनसंवाद में पहाड़ों में क्राइम रेट कम होने के साथ साथ यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनता को यहाँ पर जाम की समस्या और नशे की जद में आ रहे बच्चों की समस्या रखी और साइबर क्राइम से होने वाली धोखाधड़ी से भी डीजीपी अशोक कुमार को अवगत कराया गया। देखिए, ग्रोथ होती जा रही है और आज 27 साल हो गए जब मैं पुलिस अधीक्षक बन के आया था। 94 की बात है, 2021 लग गया। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं और जो ये सड़क बन रही है ऑल वेदर रोड, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ कि इससे पूरे उत्तराखंड की जो के विकास पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहां इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहां आम नहीं बबूल उगता है। यहां खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव में चेहरा घोषित करने की मांग कर
कांग्रेस की सियासत में भूचाल ले आए। उधर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भले ही अगला विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की वकालत करें, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का रुख इसके उलट है। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड विधानसभा में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अभी से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी नेता को सेनापति घोषित करने की मांग उठाकर सर्द मौसम में उत्तराखंड की सियासी तपिश बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के आला कमान से सीएम चेहरा घोषित करने की मांग के पीछे हरीश रावत अपने लिए कोई सियासी पिच तो नहीं तैयार कर रहे, क्योंकि खुद कह भी रहे हैं कि इस कदम से पार्टी बेहतर फाइटिंग पोजीशन पर आ सकेगी। हरीश रावत ने ट्विटर पर लगातार 3 ट्वीट किए और लिखा कि चुनाव के वक्त कोई असमंजस ना रहे, एक नाम को आगे बढ़ाकर हम सब साथ चले। इस भावना से दिए गए मेरे ट्वीट को लेकर कुछ दोस्त यह भी कह सकते हैं कि हमारी परंपरा चुनाव के बाद नेता तय करने की रही है। ऐसा सब राज्यों में नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल व दिल्ली और कई राज्यों में हमने स्पष्ट चेहरा घोषित किया और चुनाव लड़े। अधिकांश स्थलों पर अच्छे रिजल्ट रहे और फिर परंपरा हमारी बनाई हुई है। स्थितियों को देखकर आप बदलाव ला सकते हैं और लाना चाहिए। इधर भाजपा ने चुनाव को एक राजनीतिक घटना के स्थान पर राजनीतिक महायुद्ध में बदल दिया है। इसलिए कमांड लाइन बिल्कुल स्पष्ट होनी आवश्यक हो गई है और उत्तराखंड में इस समय भाजपा के विरोध में हमें अपना चेहरा घोषित करना आवश्यक है, ताकि मतदाता तदनुसार अपना मन बना सके। बता दें कि हरीश रावत की यह प्रतिक्रिया पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की प्रतिक्रिया के बाद आई है। प्रदेश प्रभारी ने साफ कहा था कि पार्टी में पूर्व चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं है। ऐसे में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन हरीश रावत ने चेहरे की मांग उठाकर संदेश दे दिया है कि इस बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर है। यही वजह है कि कांग्रेस 2022 में बिना किसी चेहरे के उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन हरीश रावत मौजूदा समय में उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। विजय बहुगुणा और हरीश सिंह रावत के बीजेपी से जाने के बाद कद्दावर चेहरे के तौर पर हरीश रावत का नाम ही सामने आता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बर्ड फ्लू विषय पर विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बर्ड फ्लू से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। तो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और घबराने की जरूरत नहीं, ये बात कही है। और प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून विधानसभा स्थित सभा कक्ष में बर्ड फ्लू को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में जानकारी देते हुए रेखा आर्या ने बताया कि बर्ड फ्लू से डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागरूक रहें। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पोल्ट्री सेक्टर में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है अभी तक। बर्ड फ्लू को लेकर अभी तक हमने जो देखा है वो ये पाया है कि जो हमारे जंगली पक्षी हैं, जिसमें खासकर कौवों को लेकर ये आया है और कबूतरों को लेकर ये आया है कि उनमें बर्ड फ्लू जो है वो देखा गया है। और हमने जब सैम्पलिंग 2 कौवों की सैम्पलिंग जब हमने भोपाल भेजा थी तो वो पुष्टि होकर आ चुके हैं कि उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो पाया गया है। इसको देखते हुए हमने पूरी तरीके से अपने उत्तराखंड में पोल्ट्री सेक्टर में भी और फॉरेस्ट विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। यदि कहीं पर भी किसी प्रकार से पक्षियों की डेथ हो रही है, उसकी तुरंत सैंपलिंग की जा रही है।
और सितारगंज के नगर पालिका परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। स्वामी जी की जयंती के अवसर पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, सभासदों और सभी कर्मचारियों समेत उपस्थित रहे। विवेकानंद जी की जयंती नगर पालिका परिसर में सभी समस्त हमारे सभासद हैं, हमारे सारे कर्मचारीगण हैं, सभी लोगों ने हमने विवेकानंद जी की जयंती मनाई है। जैसा कि आपको पता है, विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। हमारा नगर पालिका परिसर, नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, मैं चेयरमैन, हमारे ईओ, सभी लोग आज हम यह प्रण लेते हैं, लिया है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम जो है रुकेंगे नहीं और विकास के लिए हमारी नगर पालिका के पूरे समस्त कर्मचारी और हम चेयरमैन और सभासद सभी लोग लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, विकास की ओर सितारगंज को ले जाएंगे। और राजधानी देहरादून में NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने DAV कॉलेज के गेट पर प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध किया। प्रकार से आज विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन देश का आज युवा वर्ग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने ये वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आज के दिन युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। इसके खिलाफ आज NSUI बूट पॉलिश करके ये प्रदर्शन कर रही है और सरकार को ये दिखा रही है कि आप लोगों ने युवाओं को रोजगार तो नहीं दे पाया, मजबूरन युवाओं को अपने स्तर पर, चाहे वो पकौड़ी तल रहे हैं चाहे बूट पॉलिश कर रहे हैं, इस काम के जरिए सरकार को एक आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट को डिनोटिफाइड करने के शासनादेश पर भी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने देहरादून के पर्यावरण प्रेमी रेणुपाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक जारी की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी कर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई कर दिया और सरकार का ये निर्णय गलत है। इस मामले में केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली गई है। देखिए, समाज सेवी रीनू पॉल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पहले से ही ये जनहित याचिका आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक जो निर्णय लिया गया था 24 नवंबर 2020 का, उस पर जो है हमने चैलेंज किया हुआ था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे ग्रांट कर दिया था। ये स्टे जो है 8 जनवरी को ग्रांट हो गया था, लेकिन 8 जनवरी 2021 को ही सरकार द्वारा एक फ्रेश गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी, जिलाधिकारी हरिद्वार और कुंभ मेला अधिकारी से कल बैठक कर SOP बनाकर 13 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने को कहा। साथ ही कोर्ट में राज्य सरकार से कहा कि कुंभ मेले के दौरान राज्य सरकार किस तरह के दिशा निर्देश जारी करने जा रही है।
कोर्ट को अवगत करा और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 जनवरी की तिथि नियत की है। आज कोविड-19 मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई, जिसमें हमने बताया कि कुंभ मेले की अनऑफिशियल शुरुआत मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगी और 14 जनवरी को 5 लाख श्रद्धालु हरिद्वार में आने की संभावना है और उसके रिगार्डिंग कोई एसओपी कोर्ट में स्टेट ने जारी नहीं करी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डीएम हरिद्वार और मेला अधिकारी कल एक मीटिंग करेंगे और एसओपी को फाइनलाइज करेंगे और 13 तारीख को कोर्ट में बताएंगे और ये सारे अधिकारी ऑनलाइन प्रेजेंट रहेंगे कोर्ट में 13 जनवरी 2021 को। और स्वर्णिम विजय मशाल के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत पहुंचने पर सेना के नरसिंह मैदान में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैन्य शास्त्रों का प्रदर्शन भी किया गया। जवानों ने मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर MK गंजू को शस्त्रों के बारे में जानकारी दी। वह सेना के बैंड में मधुर स्वर लहरी बिखेर कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम का भी प्रस्तुत किए। और विश्व विख्यात केदारनाथ धाम बर्फ की 3 फीट मोटी सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ है। शीतलहर के लिए 16 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद होने के बाद से बर्फ बाबा केदार का श्रृंगार कर रही है। बर्फबारी से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले सभी पैदल मार्ग बंद हो गए हैं। केदारनाथ धाम में चारों ओर से बर्फ ही बर्फ है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि फरवरी माह में बर्फ कम होती है तो निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य पूरा होना है। शंकराचार्य समाधि का जो कार्य चल रहा है उसमें काफ़ी जो हमारी निर्माणदायी संस्था है तेज गति से काम करने का पूरा प्रयास कर रही है, परंतु मौसम के कारण और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और इस वर्ष कुछ कोविड-19 की वजह से भी गत वर्ष में कार्य पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, परंतु उनको निर्देश भी हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्य इसका पूरा हो जाए। हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि बनानी थी। लेकिन अभी जब बीच में बर्फबारी आई तो हम लोगों ने सारा सिस्टम अपना जो है क्लोज कर दिया है। अभी जब भी ये मौसम ठीक रहेगा, वहाँ की बर्फ़ जब ख़त्म हो जाएगी तो हम दोबारा से काम शुरू करेंगे। और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा जन मार्च शुरू होने वाली हिंदू धर्म की पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी सिर्फ स्थिति साफ नहीं हो पाई कि यात्रा का संचालन हो पाएगा या नहीं। कुमाऊं मंडल के GM अशोक जोशी ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालन को लेकर विदेश मंत्रालय द्वारा यात्रा से पूर्व ITBP जिला प्रशासन पिथौरागढ़ में कुमाऊं मंडल के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसकी सूचना अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं है, इसलिए अभी तो कुछ कहना पाना संभव नहीं है। रोपवे ऐसा है कि रोपवे कोविड के कारण तो सारी पर्यटन गतिविधियां हमारी बंद थी तो उसकी वजह से रोपवे भी मार्च से हमने बंद कर दिया था। और चूंकि रोपवे जब से बना है तब से लेके आज तक वो मैनुअल सिस्टम पे ही चल रहा था, तो उसका अपडेशन, उसका अपग्रेडेशन ही आवश्यक था। तो उसका फायदा उठाते हुए हमने कोविड का इसको टेंडर के माध्यम से इसका अपग्रेडेशन हमारे द्वारा कराया जा रहा है और ये लगभग पूर्ण हो चुका है। विदिन 1 वीक ये सारी अभी आजकल टेस्टिंग चल रही है, उसमें छोटे मोटे कुछ फॉल्ट आ रहे हैं, उनको हम सही कर रहे हैं। तो जनवरी लास्ट वीक में ये रोपवे पुनः जो है पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। जोधपुर के थाना ट्रांजिट कैंप में एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में बीजेपी नेता से 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि देर रात रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की नकदी लूटी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में भाजपा नेता सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। कल रात्रि को आवास विकास जगतपुरा में रात्रि में अतिथि रेस्टोरेंट में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई और जिस संबंध में घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया और उनको इलाज कराया गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। कोटद्वार में अभी कोरोना से पूरी तरह निजात नहीं मिल पाई है, तो वहीं बर्ड फ्लू भी दस्तक दे रहा है। कुछ दिन पहले कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के सिताबपुर में 4 कौवे मृत पाए गए, जिन्हें सैंपल
भोपाल भेजे गए हैं और 4 कौवों की रिपोर्ट आ गई, जिसमें से 2 कौवों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई, जिससे पशु विभाग, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा है। से एक लेटर प्राप्त हुआ है, उसमें उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो सैंपल यहाँ से 4 भेजे गए थे 8 तारीख को, और जो मृत पक्षी थे उनमें से 2 सैंपल में एवियन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होने की पुष्टि की गई है। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है वो एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है, और इसमें जो इन्फेक्टेड साइट है उससे 1 किलोमीटर के दायरे को, जो परिधि का एरिया है, उसको इन्फेक्टेड जोन घोषित किया जा रहा है, और उस इन्फेक्टेड जोन में किसी भी प्रकार का जो पोल्ट्री प्रोडक्ट वगैरह है वो उसका जो है आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर तक का जो दायरा रहेगा इन्फेक्टेड साइट से, उसको सर्विलांस जोन घोषित करके उस पर कड़ी निगरानी और सतर्कता से जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो उसकी अगुवाई में उसका पूरा जो जाँच इत्यादि की जाएगी, और जो निर्धारित SOP उसके अनुसार कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजे जाने पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू है। आपको बता दें, हाल ही में मेनका गांधी ने शीप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड में 3000 करोड़ के घोटाले को लेकर सीएम को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने CBI, ED और CBCID से जांच कराने की मांग की है। मेनका गांधी जी ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने हमारे शिप बोर्ड के CEO से लेकर शासन स्तर के अधिकारियों पर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने मेरिनो भेड़ को लाए जाने पर भी उन्होंने उस पर भ्रष्टाचार होने का आशंका जाहिर करी है। इसके अलावा किसी की नियुक्ति को लेकर भी आशंका जाहिर करी है। इसके अलावा वित्तीय अनियमितता की बात भी उन्होंने कही है। मैं समझती हूँ कि इन सभी बिंदुओं पर जिन पर उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त करी है, देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि भाजपा के ही दल के किसी नेता ने भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर किया हो। शुरुआत करने के लिए अगर मैं कहूं तो पूरन फड़त्याल जो लोहाघाट से सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ कार्य स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में लाए और भ्रष्टाचार को संरक्षण उनकी सरकार दे रही है, इतना बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया। खबर चमोली से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। संवाद में कहा कि चमोली जनपद के लिए सबसे ज्यादा सड़कों की सौगात थी। हरीश रावत ने कहा कि पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का महत्व है। इस दौरान हरीश रावत बागेश्वर और गैरसैंण में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान, स्वावलंबन योगी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन शक्ति की सौगात दी गई है, जिसके तहत प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ की सरकार हमारे महिला सशक्तिकरण को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। जगह जगह पेट्रोलिंग होती है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर हैं जो हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं। रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए राज्य में 1 करोड़ महिलाएं, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं अब तक 5,21,000 से ज्यादा बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल चुका है। साथ ही 32,22,000 से ज्यादा लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हितकारी साबित हुई है। सरकार द्वारा स्टार्टर में हमें 15,000 का फंड मिला RF का, जिसकी वजह से हमने सोचा हम थोड़ा बहुत बिजनेस भी करें। जब से समूह में आए हैं, सरकार की नीतियों के कारण हम लोग बाहर निकलना शुरू किए तो वो झिझक खत्म हो गई। योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ गांव से लेकर शहर तक उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है।
यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।